अगर आप आज से 2 साल पहले आप किसी रियल एस्टेट एजेंट से पूछते कि भाई मार्केट कैसा चल रहा है, तो जवाब मिलता भाई साहब घर तो मिनटों में बिक रहे हैं। प्रोजेक्ट लॉन्च होते ही ऑनलाइन बुकिंग फुल हो जा रही है। लोग तो कंपनी की साइट पर भीड़ लगाए पड़े हैं। दरअसल वो समय ही ऐसा था कि उस समय डेवलपर्स रिकॉर्ड तोड़ सेल कर रहे थे और निवेशकों को ये लग रहा था कि ये समय रियल एस्टेट में पैसा लगाने का सबसे सही फैसला है। तो वहीं आज जो बूम कोविड के बाद शुरू हुआ था, अब वो शायद थम सा गया है। तो क्या रियल एस्टेट की चमक फीकी पड़ने लगी है? आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि भारत के रियल एस्टेट मार्केट में अचानक ये सुस्ती क्यों आ गई है, कौन से शहर हुए हैं सबसे ज्यादा प्रभावित, और क्या अब भी इस सेक्टर में कोई उम्मीद बाकी है। नमस्कार, मेरा नाम है रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं मनी 9। आज हम बात करने वाले हैं रियल एस्टेट और उसमें हुए स्लो डाउन की। साल 2020 के बाद से लेकर 2023 के अंत तक भारत के रियल एस्टेट मार्केट ने वो रफ्तार पकड़ी थी जो शायद इस सेक्टर ने पिछले 7 सालों में नहीं देखी। दरअसल कोविड के बाद लोगों ने अपने रहने के तौर तरीकों पर दोबारा से सोच विचार किया कि वर्क फ्रॉम होम और लाइफ की जो अनस्टेबिलिटी जैसी चीज़ों को लेकर लोगों को ये समझ आया कि एक स्थायी अपना घर होना कितना ज़रूरी है। उस समय होम लोन की दरें भी काफ़ी कम थी, लगभग 6.5 से 7% के आसपास, यानी घर की ईएमआई भी कम होगी। लगता है कि यही वजह थी कि मुंबई, पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद और दिल्ली जैसे शहरों में प्रॉपर्टी मार्केट में ऐसी बड़ी तेजी देखने को मिल रही थी। लेकिन एनारॉक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 की दूसरी तिमाही यानी अप्रैल से जून का जो डेटा सामने आया, उसके मुताबिक भारत के 7 बड़े शहरों में घरों की बिक्री में 20% की गिरावट देखी गई। जो सोचिए, बीते 3 सालों तक लगातार बढ़ती बिक्री अचानक एक तिमाही में घटने लगती है। ऐसे में ये सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने इस तेजी से बढ़ते बाजार को अचानक से नीचे लाना शुरू कर दिया। अगर इसके कारणों की बात करें तो पहली और सबसे साफ वजह यह है कि घर के दाम बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं। कोविड के बाद मांग में आई तेजी ने एक स्टैंडर्ड डिमांड क्रिएट कर दी थी और इस डिमांड ने दामों को एक रिकॉर्ड लेवल तक पहुंचा दिया। दिल्ली एनसीआर में तो घर के दामों में पिछले साल के मुकाबले 27% तक बढ़त देखने को मिली है। दरअसल खास बात यह है कि मिड इनकम और अफोर्डेबल सेगमेंट में दाम सबसे तेजी से भागे हैं, यानी वो घर जो आम मध्यवर्गीय के लिए बनाए गए थे वो भी अब उनकी पहुंच से बाहर हो गए हैं, क्योंकि मिडिल क्लास परिवार अब घर के ईएमआई की प्लानिंग से पहले 10 बार सोचता है, क्योंकि लोन भी अब सस्ते नहीं रह गए। आरबीआई की तरफ से बीते सालों में रेपो रेट बढ़ाए जाने के बाद होम लोन की ब्याज दरें 9 से 10% के ऊपर जा चुकी हैं। हालांकि हाल में हुए रेट कट की वजह से उनमें थोड़ी नरमी जरूर आई है, पर मार्केट को इसका फायदा अभी 2-3 महीने बाद दिखेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरी बड़ी वजहों की, तो इंटरनेशनल टेंशन एक बड़ा कारण हो सकता है। ईरान और इजराइल के बीच का तनाव, इंडिया पाक टेंशन और दूसरी ऐसी ही घटनाएं लोगों के मन में एक तरह की अस्थिरता पैदा करती हैं। ऐसे में इन्वेस्टर्स और होम बायर्स अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर थोड़े कॉशियस हो जाते हैं। ऐसे प्रॉपर्टीज जैसे बड़ी खरीदारी को टालना एक कॉमन टेंडेंसी बन जाता है। तीसरी वजह की बात करें तो डेटा कहता है कि 2024 के सेकंड क्वार्टर में नए प्रोजेक्ट्स के लॉन्च में 16% की कमी आई है। और अगर प्रेस्टीजियस ग्रुप जैसे बड़े डेवलपर्स की बात माने तो प्रोजेक्ट अप्रूवल में डिले इसके पीछे सबसे बड़ी दिक्कत है। अप्रूवल्स मिलने में लेट होने की वजह से उनके टारगेट पूरे नहीं हो पा रहे और इसलिए सेल्स में भी दिक्कत आ रही है। इस गिरावट का सबसे ज्यादा असर पुणे और हैदराबाद जैसे शहरों पर पड़ा है। हैरानी की बात यह है कि मुंबई और पुणे जैसे शहर जो अब तक सबसे बड़े मार्केट थे, वहां पर भी सेल्स घट रही हैं। हालांकि चेन्नई इस गिरावट से कुछ हद तक बचा रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि बिल्डर्स ऐसे में क्या कर रहे हैं। भारत के 4 बड़े डेवलपर्स गोदरेज प्रॉपर्टीज, प्रेस्टीज, डीएलएफ और लोधा ने 2025-26 के लिए 1 लाख करोड़ की होम सेल्स का टारगेट रखा है, यानी वो इस सेक्टर की रिकवरी को लेकर पॉजिटिव है। दरअसल इन कंपनियों का फोकस प्रीमियम प्रोजेक्ट्स पर ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि वहीं पर बड़ा मार्जिन है। लेकिन दूसरी तरफ मिड साइज और छोटे डेवलपर्स की दिक्कतें बढ़ रही हैं। उनके घरों को बिकने में अब भी ज्यादा समय लग रहा है।
तो क्या हो सकता है इस सेक्टर का फ्यूचर आउटलुक? आरबीआई ने रेपो रेट को बीते कुछ समय में घटाया है और बैंकों ने होम लोन की दरों में थोड़ी कमी की है। इसके साथ ही अगर घरों के दामों में भी अगर कमी आती है तो फिर से कस्टमर्स का भरोसा वापस आ सकता है, खासकर आने वाले फेस्टिव सीजन के आसपास, जब इस सेक्टर में कुछ रिकवरी देखी जा सकती है। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, रियल एस्टेट बाजार थमा जरूर है लेकिन पूरी तरह रुका नहीं है। अगर ब्याज दरें कंट्रोल में रहती हैं तो दाम और नहीं बढ़ते तो आने वाले एक साल में हम फिर से रियल एस्टेट में एक नई रफ्तार देखने को मिल सकती है। तो अगली बार जब आप ये सुने कि एक्स घर खरीद रहा है, वाई घर खरीद रहा है, तो समझिए कि ये तस्वीर बहुत बड़ी है और उसे कॉन्ग्रेचुलेट ज़रूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। हमारी इस स्पेशल स्टोरी में आपको क्या कुछ खास लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और पर्सनल फाइनेंस और ऐसी बिजनेस जगत की और खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9। नमस्कार। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम? आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं? और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है? तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।